चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। तालिका 1 देखिए, नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगी। ये पूरी तालिका 1 है। इस पर अभी हम आते हैं, पहले ये रीड कर लेते हैं। तो तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहर तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली के साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के तथ्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ डेलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, डेलीवाल। तो उन सिक्कों का नाम है डेलीवाल। ओके। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, एक ऊना, सीरी और जापना को पहचानिए। ये देखिए, ये है मानचित्र 1। इसमें देखते हैं ये देखिए, दिल्ली, एक ऊना आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमको देखना है सीरी, सीरी ये रहा। और फिर हमें देखना है जापना। ये देखिए, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये दिल्ली, एक ऊना, ये जापना और ये सीरी। ठीक है। अब चलते हैं हम तालिका 1 पर। दिल्ली के शासक। तो सबसे पहले जो दिल्ली के शासक आए वो आए राजपूत वंश, तोमर। आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। ठीक है। तो कौन थे उनके जो किंग थे? अनंगपाल, 1130 टू 1145। फिर आए चौहान, 1165 टू 1192। इनके जो राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने कब से कब तक रूल किया? 1175 टू 1192। चिल्ड्रन, ये आपको लर्न करना होगा ये पूरा टेबल। ठीक है। फिर उसके बाद आए प्रारंभिक तुर्की शासक, 1206 टू 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 टू 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 1210 टू 1236। रजिया, 1236 टू 1240। गियासुद्दीन बलबन, 1266 टू 1287। फिर देखिए खलजी वंश, 1290 टू 1320 इन्होंने रूल किया। तो जलालुद्दीन खलजी ने रूल किया 1290 टू 1296 तक। अलाउद्दीन खलजी ने रूल किया 1296 टू 1316 तक। तुगलक वंश, 1320 टू 1414। गयासुद्दीन तुगलक, 1320 टू 1324। मोहम्मद तुगलक, 1324 टू 1351। फिरोज शाह तुगलक, 1351 टू 1388। सैयद वंश, 1414 टू 1451। खिज्र खान, 1414 टू 1421 तक इन्होंने रूल किया। लोधी वंश, 1451 टू 1526। बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी ने कब तक किया? 1451 टू 1489 तक। तो देखिए, पूरी तालिका 1 आपको अच्छे से लर्न करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास। तारीख एकवचन, तवारीख बहुवचन है, जो तो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब देखते हैं न्याय चक्र क्या है। न्याय चक्र, येलो बॉक्स पढ़ते हैं। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुद्दबीर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो।
ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। पहला, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। सेकंड, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। थर्ड, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। अब ये देख लीजिए इधर लेफ्ट में जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद की डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी होगी। तो जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। देन लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये लिंग भेद की डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी होगी। अब वापस से पैराग्राफ पे आते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वे अपने सभी भाइयों के अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, और ये सब क्यों हुआ होगा? लिंग भेद की वजह से, राइट। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, येलो बॉक्स पढ़ लेते हैं। रजिया के विषय में मिन्हाज के विचार। अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासिकाओं ने क्या किया? मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? तो अब वो इसमें कहना चाह रहे हैं कि स्त्रियों को हमेशा पुरुषों के अधीन होना चाहिए, मीन्स उनको हमेशा उनसे नीचे होना चाहिए, राइट। वो उनसे हमेशा कम होती हैं, उनसे वीक होती हैं, राइट, उन पर डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर उनके अंदर इतनी अच्छी खूबियां भी थी तो उसे उन्हें क्या हासिल हुआ, राइट। अब देखते हैं, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 टू 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, क्योंकि उस टाइम पे भी सेम यही होता था कि पुरुष ही किंग बन सकते थे, पुरुष को ही वो वाला स्टेटस मिल सकता था और लेडीज को नहीं, स्त्रियों को नहीं, राइट। तो उन्होंने ये भ्रम पैदा किया कि वो एक पुरुष है और वो उसी में ही वो रूल करती रही, ठीक है। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, राइट, दिद्दा 980 टू 1003। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। क्वेश्चन आप ये देखिए, मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? ये वही लिंग भेद की वजह से मैंने अभी आपको बताया, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। मीन्स बहुत केयरफुली उन्हें ट्रेन किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे।
अब ये येलो बॉक्स पढ़ते हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होते हैं। राइट। अब आगे देखिए। खलजी तथा तुगलक वंश शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। आश्रित मीन्स, आश्रित की डेफिनेशन देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। राइट। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। अभी येलो बॉक्स पढ़ते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कल्लाल, शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन की करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों का काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल ने भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान ने प्रशासकों के जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। इससे पहले कि हम नेक्स्ट पेज पे जाएं, ये राइट हैंड साइड में ये पूरा ऑरेंज बॉक्स पढ़ते हैं। इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए गए, जैसे कि खुम्स, युद्ध से लूटे गए माल पर लगने वाला कर। इस धन का 1/5 सुल्तान का 4/5 सैनिकों का होता था। फिर ज़कात,
यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% ज़कात वसूला जाता था। जजिया यह गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया। फिर आता है स्रोत UND 1959 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, किताब महल प्रकाशन इलाहाबाद। ये सारा वहां से ये सोर्स है, राइट। ये स्रोत मीन सोर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन इस सोर्स से आई है, राइट। अब हम फिर से अपने पिछले पेज पर चलते हैं और हमारी ये इस लाइन से हम यहाँ तक हमने छोड़ा था, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। अब येलो बॉक्स, सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आए यानी इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथ होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। यह सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सिनिया आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब तालिका 1 को फिर से देखेंगे। ये देखिए तालिका 1। चैप्टर के सेकंड पेज पर आइए, तालिका 1 और यह 1526 से देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब वापस आइए अपने पेज पर। ठीक है, तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासन उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सुर 1540 to 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की थी कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 to 1540 देन 1555 to 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने अपने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 to 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया।
महान सम्राट अकबर 1556 टू 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। यहाँ पे हमारे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर रीडिंग बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में। थैंक यू।